काफी दिन से ये पेंडिंग था। हम लोग कई जगह पे चर्चा थी कि अब होगा, अब आपको बनाया जाएगा, भाजपा के अब लाए हैं बहुत साल से। तो कुछ आपको लगता है थोड़ा लेट कर दिया बनाने में, सही टाइम पे बनाया कि चुनाव के ठीक पहले बनाया? पहले तो मुझे लगता है कि मेरी यही जीत है कि आप जैसे इतने शुभचिंतक हैं जो बार बार ये सोच रहे हैं कि मुझे मंत्री परिषद में शामिल होना चाहिए। तो हम लोग जब राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो हमारी आकांक्षा क्या होती है? जनता के दिल में हमारा स्थान बने। तो अगर आप सभी का इतना स्नेह है, आप सभी का इतना प्रेम है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में मुझे मेरे कार्य में सफलता मिली है। रही बात मंत्री परिषद में सम्मिलित होने की, तो मैं इतना ही कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उनका जो निर्णय है, जिस समय पर है, हमको स्वीकार है और जो दायित्व उन्होंने दिया है उसका निर्वहन करेंगे पूरी निष्ठा के साथ। इसलिए मैंने पूछा कि लास्ट टाइम भी आपको जब बनाए थे मंत्री तो ठीक चुनाव के पहले 2016 के एंड में आप बनाए थे, इस बार फिर आ गया चुनाव असेंबली का। तो ये जो टाइमिंग है, आपको एक एज ए एलाय पार्टनर बीजेपी के साथ आपने काम किया काफी टाइम से, आपको क्या लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी होती है राष्ट्रीय पार्टी की कि छोटी पार्टियों को एन वक्त पे ही एडजस्ट करें, उनका वोट बैंक को अपने वोट बैंक के साथ आत्मसात करें, इसके पीछे ये इस टाइप की सोच रहती है? देखिए, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, दोनों की अपनी ताकत होती है और दोनों को एक दूसरे की ताकत की आवश्यकता है, इसलिए दोनों एक साथ आते भी हैं। और मुझे लगता है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की और देश की राजनीति में एक और एक मिलकर 11 होता है, इस बात को साबित किया है। और जहां तक अपना दल के मंत्री परिषद में भागीदारी की बात है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जब अपने राजनीतिक सामाजिक विचारधारा को आगे लेकर चलते हैं तो हमारी निगाह मंत्री परिषद पे नहीं रहती, बल्कि इस बात पे रहती है कि जिस सामाजिक न्याय के एजेंडा को लेकर हमारी पार्टी बनी है, पार्टी की स्थापना हुई है, हम उसके लिए कितनी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ा पद मिलता है, तो हम और भी ज्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन किसी पद का मिलना या ना मिलना ये इस बात को तय नहीं करता कि हमारा सामाजिक न्याय की चिंतन धारा का जो सफर है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आएगी, वो उतनी ही मजबूती के साथ चलता रहता है। मैम, सवाल इसलिए भी है क्योंकि अन्य राजनीतिक कई आपने देखा होगा, कई क्षेत्रीय पार्टियों का एक अलायंस बन रहा है। समाजवादी पार्टी भी एक ओबीसी कंसोलिडेशन एक अलायंस वो भी बना रहे हैं, उसमें कई पार्टियों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपने इस पूरे इन सालों के दौरान कभी कोई दूसरा ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा या भाजपा के साथ ही आपने सोचा? इसके बारे में बताइए। मैंने अभी आपसे कहा कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने एक और एक 11 बनकर दिखाया है और 3 इलेक्शन हमने साथ में लड़े हैं और तीनों के परिणाम 2017 का, 2014 का, 2019 का आपने देखा कि जनता का हमें कितना समर्थन मिला है और एक बदलाव को जनता ने स्वीकार किया है। चौथा इलेक्शन होगा जो हम साथ में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जब प्रदेश की जनता इसे दिल से स्वीकार कर रही है तो इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ इसको मजबूती से लेकर आगे चलते हैं। तो अगर जैसे आपने कहा कि 1+1 11 और इतने सालों से बीजेपी से आपका अलायंस है, तो अब जब चुनाव आया है तो जाहिर तौर पे आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ उम्मीदें होंगी। कितनी सीटों पे इस बार आपके लड़ने का विचार है और कितनी की डिमांड है, ये इस बारे में अब तो एकदम आ गया है चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से हर पार्टी, हम राजनीतिक दल चलाते हैं, तुम्हारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं और सीटों के बंटवारे की जहां तक बात है तो हम दोनों पार्टी के लीडरशिप बैठ के समय आने पर उसको तय कर लेगी। हमारी सोच सिर्फ इतनी रहती है कि जहां भी हम साथ में मिलकर लड़ें वो सीट हमें जीतनी चाहिए, हमारी जीती हुई सीटों की संख्या बढ़े। जहां आप जीत सकते हैं आप लड़ लीजिए, जहां हम जीत सकते हैं वहां हम लड़ लेंगे। भावना ये होनी चाहिए कि हमारी सिनर्जी बढ़े और परिणाम सकारात्मक हो, तो हम साथ में बैठ के समय आने पर इसको तय कर लेंगे। बट हम लोग तो पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे, क्या आंकड़ा होगा? डबल कर देंगे आप अपना कोटा? नहीं, बिल्कुल आप पूछेंगे, आप अपना दायित्व तो निभाएंगे ही, लेकिन आंकड़ा क्या होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये हमारी पार्टी की अंदरूनी मसला है, हमारी पार्टी की अपनी कार्यकारिणी है, वो बैठ के तय करेगी और
भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठ के हम समय आने पर बात करेंगे और सीटों का बंटवारा हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा और परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैम, आज आप इंडस्ट्री और कॉमर्स के मिनिस्टर अभी आपने पदभार संभाला है। आज अखिलेश यादव जी ने एक जगह बोला भी है कि बहुत सारे एमओयू साइन हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट हुए, वो कहाँ गए, कितना इन्वेस्टमेंट आया भी कि नहीं आया? उनका कहना है नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई असत्य नहीं है कि लगभग 1045 एमओयूज इन्वेस्टर मीट के दौरान साइन हुए और लगभग 4.5 लाख करोड़ के एक इन्वेस्टमेंट भी आई इस प्रदेश के अंदर। और जहां तक रोजगार क्रिएट होने की या इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का या उद्योग के विकास का विषय है, मैं इतना ही कहूंगी कि हम 2 वर्षों का समय न भूलें। हमने एक बहुत बड़ी पैंडेमिक का सामना किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और उस पैंडेमिक ने सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, दुनिया के तमाम देशों को हिलाकर रख दिया है। तो अगर एक ऐसी पैंडेमिक ना आती तो मुझे लगता है कि 2017 में सरकार बनने के बाद इन्वेस्टर मीट हुआ, जिस गति से काम और हो सकता था शायद हम उसमें और बेहतर करते। लेकिन निश्चित रूप से आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं देश और दुनिया को, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमने इसका कड़ाई से मुकाबला भी किया है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन देश के अंदर हो रहा है, 75 करोड़ का वैक्सीनेशन हमने किया अभी कुछ दिन पहले, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। 2 करोड़ के वैक्सीनेशन का लक्ष्य आज निर्धारित किया गया। तो हम इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करें और हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे इससे गति भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2 वर्षों में जो हमारी रफ्तार कम हुई है वो बढ़ेगी और बेचैनी और व्याकुलता की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत बड़ी पैंडेमिक में हम सधे रहे, डटकर हमने मुकाबला किया और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से हम पटरी पर लाए हैं, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। 70 लाख से ज्यादा नए एमएसएमईज बनकर खड़े हो चुके हैं जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सारे प्रयास हैं जो निरंतर चल रहे हैं। नहीं, इसलिए भी जरूरी था ये पूछना क्योंकि विपक्ष का लगातार ये आरोप है, कोरोना पैंडेमिक ये तो अपनी जगह था ही, लेकिन कि रोजगार एकदम नहीं मिले, महंगाई लगातार बढ़ी। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? आपकी पार्टी के भी क्या, किस पॉइंट पे आप चलेंगे? कास्ट एंगल पे चलेंगे, डेवलपमेंट प्लान पे चलेंगे? ये जो विपक्ष के आरोप बार बार आते हैं, ये दो महंगाई के, जॉब्स के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के आरोप तो आएंगे ही। विपक्ष लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार से सवाल पूछना, ये विपक्ष का दायित्व है और हम सवालों से घबरा भी नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंततः फैसला कौन करेगा? ये फैसले होंगे जनता की अदालत में। तो आप अपने आरोपों के साथ जनता की अदालत में जाइए और हमने जो 5 साल का समय हमें मिला उसमें प्रदेश का जो भी विकास किया, उन सारी उपलब्धियों को लेकर, आप हमारे असफलताओं को लेकर जाइए, हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और जनता को फैसला करने दीजिए कि हम इन 5 वर्षों में उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए हैं। मैम, ये 2 टॉपिक जो इस बीच उठे, जो एक तो जाति जनगणना का मुद्दा बहुत उठा, उस पर बहुत चर्चा हुई, शिक्षक भर्ती, इन सब भर्तियों में भी कोटे को लेके कुछ मुद्दे उठे, तो इसमें पार्टी आपकी क्या स्टैंड, आपका क्या, बीजेपी के? देखिए, दोनों विषय है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी आई है कि उसमें नियमों की अवहेलना हुई है और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। लंबे समय से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मनोदशा को मैं समझ भी रही हूं और मैंने इस विषय को शीर्ष स्तर पर उठाया भी है। मुझे आश्वासन भी मिला है कि इस विषय का समाधान करने का प्रयास सरकार और शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर भी रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सरकार कोई शीघ्र ही सकारात्मक निराकरण करेगी, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। जहां तक कास्ट सेंसस की बात है, अभी आप जानते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके आया है और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है और अब कमोवेश देश के सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में आ चुके हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी यही सिफारिश है कि कास्ट सेंसस देश में होनी चाहिए और हमारी पार्टी का भी स्पष्ट रूप से मत है कि 1931 के बाद इस देश के अंदर कास्ट सेंसस नहीं हुई है
और अगर हम अब कास्ट सेंसस करते हैं तो ये एक जायज मांग है और हमें सिर्फ अपने जनगणना के जो क्वेश्चनआयर है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है और हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में अलग अलग जातियों की क्या आबादी है, किसको हम कितना प्रतिनिधित्व दे पाए हैं, या सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम कहां तक पहुंचा पाए हैं। अगर हमारे पास आबादी के सही आंकड़े नहीं होंगे तो हम कभी भी ये तय नहीं कर सकते कि हमने जो तमाम योजनाएं बनाई उनका लाभ किस हद तक किस तबके को पहुंचा है। इसलिए हमारी पार्टी मानती है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो समझ लीजिए कि अदृश्य जनसंख्या के रूप में है, वो भी स्पष्ट रूप से नजर आएंगी और सभी को सरकार की नीतियों का लाभ मिलेगा। ये मिलना भी चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस पे आपको केंद्र से, प्रदेश सरकार से कोई आश्वासन या कोई इंडिकेशन मिला है? देखिए, हम एनडीए के एक सहयोगी हैं और हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट मत रखा है। बाकी ये जो फैसला है 2021 में जो हमारी सेंसस होने जा रही है उसमें हमें जातिवार जनगणना करानी है या नहीं, ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है। उन्होंने अन्य सभी राजनीतिक दलों के भी विचार को सुना है, एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसकी सिफारिश कर चुका है। तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में हमेशा बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उससे कभी परहेज नहीं किया है और मुझे लगता है कि वो सभी पक्षों पर विचार करके इस संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लेंगे। में इस टॉपिक को लेकर जाएंगे, यही मुद्दा है? हम हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है और हम इसकी बात कर रहे हैं। हम शीर्ष स्तर पर बात कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर भी हम विषय को उठा चुके हैं और हमारा जो अपना सुझाव है हमने दिया है, लेकिन फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी को करना है। और हमको लगता है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने देश हित में कड़े फैसले भी किए हैं, बड़े फैसले भी किए हैं और वंचित वर्गों के हक में भी फैसले किए हैं। आपने देखा नीट के एग्जामिनेशन में उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों के आरक्षण को लागू किया है। तो इसलिए हमारे अंदर एक उम्मीद है कि अगर ये होगा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समय में ही होगा। हमें इसकी पूरी उम्मीद है। नहीं, इसी नोट पे बहुत धन्यवाद आपका, आपने कई सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले सेशन की ओर, जिसका नाम है काशी के मोदी, हमारे साथ